नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की कक्षा संख्या 32 है। तो इस कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने अपने खंडेतर स्वनिम के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाया था। खंडेतर स्वनिम में हमने देखा था संगम या संहिता वो टॉपिक और एक सुरतान अनुतान का था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि किस तरह इनको आप संगम या संहिता के माध्यम से अर्थ को चेंज कर सकते हो, ध्वनियों के बीच थोड़ा सा गैप देके। और सुर तान अनुतान वाली जो बात थी वो थी कि किस सुर में आप बोलते हो, सुर के चेंजेज होने में भी वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, वो चीज़ देखी थी। उसके बाद हमने दो और टर्म थे, समस्वन और उपस्वन, उसके बारे में देखा था कि वो क्या होते हैं, उसकी चर्चा की थी। तो इस तरह से हमने अपना वर्ण विचार वाला जो टॉपिक था, चौथा जो इकाई 1 है उसके चौथे टॉपिक के अंदर वर्ण विचार वाला टॉपिक था वो हमारा पूरा हुआ। तो अगला जो टॉपिक है उसको शुरू से करने से पहले एक बार फिर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि आप पजल ना हो कि हम क्या चीज़ है और कैसे पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो अपना इकाई 1 मेन जो 4 इकाई हैं पढ़ने के, बाकी 6 इकाई तो रचना है, कॉम्पोजिशन है। जो मेन हमारी 4 इकाइयाँ हमें पढ़नी है अपने इस कोर्स में, उसमें पहली इकाई में हमने देखा था कि 6 टॉपिक थे। ठीक है, पहली इकाई में 6 टॉपिक थे। उसमें पहला टॉपिक था अपना हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में हमने देखा कि हिंदी कैसे विकसित हुई, संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर कैसे हिंदी आई, वो चर्चा की हमने। फिर उसमें दूसरा टॉपिक था हिंदी का भौगोलिक विस्तार। उसमें हमने देखा कि भारत के विभिन्न भागों में हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, कैसे कैसे बोली जाती है, कौन कौन सी बोलियाँ हैं। आप जैसा आप हरियाणवी बोल रहे हो तो भी आप हिंदी बोल रहे हो, भोजपुरी बोल रहे हो तो भी आप हिंदी ही बोल रहे हो। तो वो पूरा हमने देखा था कि भारत के किन किन हिस्सों में हिंदी बोली जाती है, किस किस कौन कौन सी बोलियाँ हैं हिंदी की। तीसरा टॉपिक था हमारा उसमें हिंदी के विविध रूप, जिसमें हमने उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी, या आप इसको ये कह सकते हो कि खड़ी बोली हिंदी के रूप मान के चलो, ये लगभग खड़ी बोली हिंदी के ही रूप हैं तीनों। तो वो एक टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था वो। तीसरा टॉपिक वो था, हमने देखा था। फिर चौथा टॉपिक था हमारा हिंदी का भाषिक स्वरूप। तो हिंदी का भाषिक स्वरूप वो हमने शुरू किया था। उसमें मैंने बताया था कि भाषिक स्वरूप में मेनली क्या है कि जो अभी तक हम हिंदी ग्रामर पूरा पढ़ते हैं ना, वो सारा लगभग बहुत कुछ ही टॉपिक बचेंगे आपके ग्रामर में जो आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हो, नहीं तो अधिकांशतः चीज़ इस टॉपिक में सम्मिलित है। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक जाने वाला है। तो उसमें मैंने उसको 3 भाग में बांट लिया था कि हम पहले वर्ण विचार करेंगे। किसी भी अगर भाषा का आप ग्रामर पढ़ोगे तो उसका जो सबसे मूल इकाई होगी, मतलब कोई वर्ण या अक्षर, वहाँ शुरू करोगे, फिर से उससे वर्ड बनेंगे और वर्ड से फिर वाक्य बनेंगे। मूलतः यही 3 चीज़ें हैं, बीच में और भी चीज़ें आती हैं, वो भी हम डिस्कस करने के दौरान उसको समझते जाएंगे। लेकिन मोटा मोटी इतना तो मतलब कोई भी इतना जानता होगा कि ये 3 चीज़ें तो बेसिकली होंगी कि एक बार वर्ण के ऊपर चर्चा होगी, फिर शब्द के ऊपर चर्चा होगी और फिर हम वाक्य के ऊपर आएंगे। तो वहीं हमने वर्ण विचार ये टॉपिक हमने कवर किया। वर्ण में जितना कुछ पढ़ना था वर्ण विचार में हमने पढ़ा। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि सारी चीज़ें कि हर चीज़ ही पढ़ जाएंगे तो फिर तो हम ऐसा कोर्स ही नहीं पूरा कर पाएंगे। हाँ, जो टॉपिक्स ऐसे हैं कि हमने उसमें ब्रीफ में चर्चा की, उस पर थोड़ा लंबा चर्चा करने की ज़रूरत है हिंदी के हमारे और अच्छे नॉलेज के लिए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा तो आपको बताता जाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया वीडियो, तो जब भी अगर बताऊंगा कि किसी टॉपिक पे, इस टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो वो आप अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हो। बाकी जो हमारा सिलेबस है, जो मेरे सिलेबस में पढ़ना है, उसके हिसाब से हमने ये अपना वर्ण विचार पूरा कर लिया है। और आज से हम शब्द विचार के ऊपर अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। शब्द के बारे में, शब्द संरचना कह लो, शब्द विचार कह लो, वो आज से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की कक्षा शुरू करते हैं।
तो अब ये अलग टॉपिक आज से, इसका नाम दे देना शब्द विचार। या आप शब्द संरचना कह लो, ठीक है। तो देखो अभी तक जो हमने देखा वर्ण के बारे में देखा। वर्ण क्या होते हैं कि सबसे मूलभूत इकाई है, अपनी हिंदी की सबसे मूलभूत इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब इन वर्णों से शब्द बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ण मिला दो और वो शब्द हो जाएगा। शब्द के लिए वर्णों का तो मिलना, वर्णों का कम से कम 2 वर्ण होना वो तो जरूरी है ही। वैसे एक वर्ण से भी शब्द बन सकता है, उसके बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी आप ये समझो कि 2 वर्ण तो होने चाहिए, लेकिन उनका एक सार्थक मेल होना चाहिए, कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब वो शब्द होगा। तो 2 चीज़ें हैं कि एक तो वर्णों का मेल होगा, ठीक है, और दूसरा बात कि वो मेल ऐसा होना चाहिए कि सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब वो शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो परिभाषा में बहुत ही सिंपल परिभाषा लिखो, बाद में जब आप शब्द पढ़ते ही जाओगे तो परिभाषाएं तो आप बना सकते हो, लेकिन जो हमने बेसिक परिभाषा पढ़ी है अभी उसी को देखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि अगर मान लो कि हमारे पास ये 3 ध्वनियाँ हैं क, म और ल, तो आपको पता है कि हम इसको कैसे मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा। अगर हम कमल करेंगे तो हाँ ये एक सार्थक शब्द होगा, ठीक है। कलम करेंगे तो भी ठीक है, एक सार्थक शब्द हो जाएगा, एक शब्द होगा जो कि सार्थक है। अब आप लकम कहो तो आपको पता है कि ये कोई वर्णों का मेल तो हो गया यहाँ पे, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकला, इसका कोई अर्थ नहीं है हिंदी में, तो ये शब्द नहीं होगा। या फिर आप कह दो मकल, तो ऐसा कोई मतलब एक अर्थ निकलना चाहिए, वर्णों का मेल तो होना चाहिए, प्लस में सार्थक होना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब अगर शब्द की ये बात करें कि शब्दों को कैसे कैसे बांटा गया है, तो बहुत सारे आधार हैं, और हर आधार पे जिस आधार पे जिन शब्दों को बांटा गया है उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे पहले कि शब्दों की जो उत्पत्ति हुई, शब्द कहाँ से आए हिंदी में, इस आधार पे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। ये आप पहले से ही पढ़ते आए होंगे कि उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से कि उत्पत्ति कैसे हुई शब्दों की, शब्द हिंदी में आए कैसे, इस आधार पे 4 प्रकार से बांटे गए हैं हिंदी में अपने शब्द। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शुरू से हम पढ़ते आए हैं, तो बस उसी को देखेंगे। एक बार आपको मैं बता देता हूँ अगर ध्यान ना आ रहा हो तो। तत्सम ही है, तत्सम मतलब उसके समान, उस मतलब क्या है कि संस्कृत के समान, कि संस्कृत में जैसे शब्द थे वो अपने हिंदी में आ गए, वो तत्सम शब्द हो गए, ठीक है। तद्भव, तद्भव मतलब उससे निर्मित, किससे निर्मित? संस्कृत के शब्दों से। जो संस्कृत के शब्द हैं उनको थोड़ा सा बिगड़ के, जैसे कैसे हमने देखा था कि संस्कृत से पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी आया, तो संस्कृत से ही फिर टूट टूट के जो हिंदी में जो शब्द बने वो हो गए तद्भव। फिर आता है अपना देशज, कि जो हमारे यहाँ अपने देश में ही जन्म हुआ जिन शब्दों का, यहीं की संस्कृति से जिन शब्दों को लिया गया वो हो गए देशज। और विदेशज कैसे शब्द हैं? जो दूसरे देशों से हमारी हिंदी में आए, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ या साहित्यिक आदान प्रदान, जो भी चीज़ें हुई, इन क्रम में कुछ शब्द हमने विदेशी शब्दों से अपने हिंदी में ले लिए हैं, तो वो हो गए विदेशज शब्द। तो यही है पहला वर्गीकरण उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से। चलिए इसको देखते हैं। टॉपिक रहेगा शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। तो
इसमें पहला करना आप क्या, उत्पत्ति इसको आप ऐसे पॉइंट बनाते जाओ, इसको क कर लो, कि हमने इसमें बस परिभाषा देखा, इसको ऐसे ख कर लो, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण, तो पहले क्या है, उत्पत्ति या स्रोत, मतलब कहाँ से आए शब्द की दृष्टि से। तो अभी बताया मैंने कि इसमें कितने हो जाते हैं, 4 तरह के शब्द हो जाते हैं। कौन कौन से, पहला तत्सम शब्द, तत्सम को तोड़ोगे ही ना तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तत् मतलब उस, और ये समान, तो उस यहाँ किसके लिए, कि संस्कृत के, ठीक है। यानी कि जो शब्द संस्कृत में जैसे थे वैसे हिंदी में ले लिए गए, वो तत्सम शब्द है। तो वैसे शब्द जो हिंदी में उसी तरह प्रयोग हो रहे हैं जैसे संस्कृत में होते थे, उनको क्या कहोगे आप, तत्सम शब्द, ठीक है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे दैनिक जीवन, जैसे जल, जल जो हम बोलते हैं ये संस्कृत का ही शब्द है। अब आज के लिए पानी हम बोल रहे हैं, लेकिन ये भी शब्द प्रयोग होता है, तो ये संस्कृत से ही चला आ रहा है, ठीक है। साधु संस्कृत का शब्द है, ठीक है। माता, वीणा, पुस्तक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम संस्कृत के शब्दों को ही हूबहू हिंदी में ले लिए हैं और हम प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया तत्सम शब्द, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा आता है तद्भव शब्द। तद्भव, इसको भी तोड़ोगे तो आप ऐसे हो जाएगा, तद्भव, यानी कि तत् प्लस भव है, फिर वहीं उस, भव मतलब हुआ यहाँ निर्मित, ठीक है। यानी कि हूबहू नहीं लिया गया संस्कृत से, लेकिन संस्कृत के ही शब्दों से बने, ठीक है। तो यहाँ संस्कृत के लिए है, तो वैसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से बने हैं, ठीक है। मतलब उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया समय के साथ, तो वो कह जाएंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे आग, सब आग कैसे बना है, तो देखो अग्नि से आग बन गया, ठीक है। ऐसे ही अब इसका एक क्रम है, जैसे अग्नि, फिर पाली में आग, तो अग्नि से अग्नि हुआ, ठीक है। तो ऐसे अग्नि से अग से करके आग, तो ऐसा नहीं कि अग्नि से सीधे आग बन गए हैं,
समय के साथ पाली भाषा आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आया, तो उन सब में क्या है कि ये वर्ड टूटते गए, ठीक है, और फिर अभी वो जो जिस रूप में यूज हो रहे हैं वो हमारा तद्भव रूप इसका कहा जाएगा। तो अग्नि से आग, फिर वही रात्रि से क्या बना, रात बना, ठीक है। लज्जा से लाज, ठीक है, जैसे में। फिर हाथ, हाथ कैसे बनाए, हस्त से हाथ, ठीक है। फिर हस्त से हाथ हो गया। सूकर से सुअर बना। सुकर में हर वो होता है कि दीर्घ, एक बार रुकिएगा थोड़ा। सुकर, हाँ ये सा होता है, सुकर से सुअर। फिर ऐसे ही तैल से तेल, ठीक है। तो ये क्या है कि मेन संस्कृत का वर्ड ये है, और अभी वो बिगड़ के इस रूप में आ गए हैं जो हमारे तद्भव शब्द कहे जाएंगे, कि अगर रात है तो ये तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम शब्द अगर पूछेगा तो वो होगी रात्रि, ठीक है। ऐसे ही श्वास से सांस बन गया, ठीक है। दधी से दही बन गया, ठीक है। तो ये हमारे ये शब्द जो हैं ये तद्भव कहे जाएंगे। आगलाज, सुअर, सांस, रात, हाथ, तेल, दही, कि ये ऐसे शब्द हैं कि जो संस्कृत के ही, मतलब उनका जो मूल इकाई है वो संस्कृत ही है, संस्कृत से ही बिगड़ के वो हिंदी में आए हैं इस रूप में, ठीक है। तो ये अपने हो गए तद्भव शब्द। अब अगला है हमारा तीसरा, देशज। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, विशेषकर आम जन की भाषा में। देखो ऐसा तो नहीं है कि संस्कृत जो भाषा है वो कहीं विदेश से विकसित हो गई हमारे यहाँ, संस्कृत भी तो अपने ही देश की भाषा है। लेकिन कहने का मतलब कि संस्कृत और साहित्य में जो शब्द चले आ रहे थे ना, उनके अलावा जो लोगों के जनमानस के बीच में जो शब्द थे, और उन शब्दों को जो हमने अपनी हिंदी में सम्मिलित कर लिया, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे, ठीक है। कि कहीं कहीं जो कहीं, अब ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में ही, हमारे यहाँ द्रविड़ भाषा भी है, ठीक है, और द्रविड़ भाषा भी बोली जाती हैं। और आप देख रहे हो कि अंग्रेजी के भी शब्द बोले जा रहे हैं। तो अंग्रेजी के शब्द जब बोलोगे तो ये हो जाएगा कि अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, वो विदेश से जाएगी, तो वो विदेशी भाषा में चली जाएगी। लेकिन अगर देशज की बात करोगे तो द्रविड़ तो यहाँ की भाषा है, तो द्रविड़ से अगर कुछ शब्द ले लिए गए हैं तो शब्द हमारे देशज कहे जाएंगे, ठीक है। या फिर मान लो कहीं हरियाणवी की कोई बोली में कोई शब्द है जो कि संस्कृत में नहीं था, वहाँ के लोगों की, वहाँ के जनमानस के लोग बोल रहे हैं, उस शब्द को यूज कर रहे हैं, और वो शब्द हमारे साहित्य में बोला जाने लगा, हिंदी में प्रयोग होने लगा, जब अपनी मानक हिंदी है, तो वो शब्द कैसे कहे जाएंगे, वो देशज शब्द कहे जाएंगे, ठीक है। हालांकि मतलब जो अपने कामता प्रसाद गुरु हैं उनका मत तो थोड़ा सा इसमें अलग है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ मराठी भी है, हमारे यहाँ बांग्ला भी है, तो वहाँ से भी हम शब्द लेंगे ना, तो ये सब तो हमारे ही देश में जन्मे हैं, जो भी भाषा है जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है, और अगर वहाँ से शब्द ले रहे हैं तो देशज शब्द कहे जाएंगे। लेकिन कामता प्रसाद गुरु का ये मानना था कि वो इनको भी देशज में रखते थे, कि द्रविड़ या फिर बांग्ला या फिर मराठी, वो बोलते थे कि इन शब्दों को भी विदेशज में ही रखना है। तो ये मानता, हालांकि आमतौर पर सहमति नहीं बनी इस पर। मूल बात यही है कि हमारे देश में जो भाषाओं ने, जिन भाषाओं ने जन्म लिया है, और उन भाषाओं से अगर हम शब्द ले रहे हैं तो वो देशज में ही आएंगे, ठीक है। और उनमें भी प्रायः ऐसे होते हैं ना कि वो लोकमानस में लोकप्रिय हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने द्रविड़ से कोई शब्द ले लिया तो उनके साहित्यिक भाषाओं, तमिल की जो मूल साहित्यिक शब्द है वहाँ से लेते हो, आप उन्हीं शब्दों को लोगे जो ज़्यादा पॉपुलर हो,
जो व्यापक रूप में प्रयोग होने लगे हैं जनमानस में, और वहाँ से अगर वो शब्द लोगे तो वो देशज कह जाएंगे। विशेषकर आम जन की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे तेंदुआ, ठीक है, चिड़िया, लोटा, ठीक है, ये सब क्या है ना कि बिल्कुल ही देशज शब्द हैं। लाठी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहे थे लोगों के भाषाओं में, और इसको हमने अपने हिंदी में सम्मिलित कर लिया, तो ये अपने देशज शब्द हैं। अब कुछ अभी ज़्यादा आप देखोगे अंचल साहित्य जो लिखते हैं ना, आंचलिक साहित्य के मीन्स उसमें ऐसा होता है कि वातावरण जो अंचल है वहाँ के भाषा का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल ही आंचलिक भाषा का। वहाँ कोई नायक नहीं होगा, जो अंचल होगा वहीं उसमें मेन किरदार कह लो, या सारा फोकस उसी पे रहेगा, ठीक है, उस वातावरण पे। वहाँ कोई मेन कैरेक्टर नहीं होता है, वहाँ का आंचलिक वातावरण, ठीक है, वही मेन कैरेक्टर बन जाता है उसमें। जैसे आप उपन्यास पढ़ोगे हमारे सिलेबस में मैला आंचल, तो उसमें देखोगे आप, तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिए गए हैं ना, तो वही जो एकदम देसी शब्द हैं जिनको हिंदी साहित्य ने अपना लिया है, हिंदी ने अपना लिया है, वही देसी शब्द हैं। जब वो उपन्यास पढ़ोगे तो आप देखोगे कि किस तरह के आंचलिक शब्दों को उसमें लिया गया है। तो आंचलिक साहित्य में इन शब्दों का ज़्यादा यूज प्रयोग मतलब किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें देख लो कुछ जैसे द्रविड़ भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं, जैसा जो मैं बता दे रहा हूँ। देखो द्रविड़ भाषाओं से नीर जो है ना, ये वहीं का शब्द है। पापड़, ठीक है, इडली, डोसा, सांभर। अब कुछ जैसे है ना ध्वन्यात्मक, मतलब कुछ अनुकरण कर, जैसे चिड़ियों का चहचहाना। अब ये चहचहाना जो है, ये सब शब्द ये प्योर देशज है। यानी क्या करो कि चिड़ियों की जो आवाज़ है ना, उसके अनुकरण करके आपने कोई शब्द गढ़ लिया, या कुछ चीज़ से जो ध्वनि निकल रही है, जैसे कि डमडम, ठीक है, कि ढोलक डमडम बजाए, तो ये डमडम जो ये वर्ड हुआ, ये क्या है, आपने उस ध्वनि का अनुकरण करके वो शब्द गढ़ लिया, तो वो भी देशज शब्द में आएंगे, यानी कि अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द। जैसे आप बोलोगे अंडबंड, अब ये क्या है, ये हमारे मतलब यहाँ से मतलब अनुकरण करके कोई कुछ बोल रहा है, समझ में नहीं आता, बोला कुछ अंडबंड बोल रहा है, ठीक है। अब कुछ आवाज़ आई, वहाँ क्या खटपट खटपट हो रही है, ठीक है, ऐसे ही डमडम। फिर पेट जो है गुड़गुड़ कर रहा है, तो गुड़गुड़। चहचहाना, ठीक है, गड़गड़ाहट, ठीक है, कि बादल गड़गड़ कर रहे हैं, तो उसने आप शब्द बना दिया गड़गड़ाहट। तो ऐसे जो शब्द आप बनाए हो ना, जो अनुकरण करके या ध्वनियों से बनाए हो, वो सब शब्द कैसे आ जाएंगे, वो भी इसी
विदेशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब लास्ट अपना जो है विदेशज शब्द। चौथा, इसको भी मिटा लो। विशेषण शब्द, और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि शब्द देगा, आपको पूछेगा कि ये किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो विदेश शब्द नाम से भी लग रहा है, विदेश प्लस ज मतलब विदेश में जन्मा हुआ। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने देश में ना होकर दूसरे देश की भाषाओं में हुई है, देश की भाषाओं में हुई हो और सांस्कृतिक आदान प्रदान के दौरान हिंदी में अपना लिए गए हों। ठीक है, हिंदी में अपना लिए गए हों, ऐसे शब्द क्या कह जाएंगे? विदेशज कह जाएंगे। जैसे अंग्रेजी से तो बहुत ज़्यादा ही वर्ड शब्द यूज करते हैं, जैसे सबसे तो डॉक्टर। ठीक है, ये तो अंग्रेजी का वर्ड है। स्कूल जो हम कह देते हैं बार बार विद्यालय के लिए, ये भी अंग्रेजी का वही वर्ड है। इसके अलावा अरबी फारसी शब्दों से भी पजामा, जापानी वाला रिक्शा, ठीक है, चाकू, ठीक है, तोप। तो ये सब ना, ये जितने भी वर्ड हैं ये हमारे यहाँ नहीं थे ये। और मूलतः देखो इसमें क्या है कि मूलतः पहले जो शासन हुआ था ना, जिसमें फारसी भाषा, जब मुगल और सल्तनत काल था तो उस समय फारसी भाषा थी। उसके पहले अरब से हमारा कॉन्टैक्ट था तो अरबी भाषा के कुछ शब्द आ गए, तो अरबी फारसी। फिर जब यूरोपीय लोग आए तो कुछ पुर्तगाली से शब्द यहाँ पे हमारे यहाँ आए जो कि प्रयोग होने लगे हिंदी में। अंग्रेज़ तो बहुत दिनों तक रहे हैं तो अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी में आ गए हैं। तो ये जो मेन शब्द हैं यही 4-5 भाषाओं से ज़्यादातर अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी और कुछ एक बहुत चीनी जापानी, क्योंकि चीन तो पड़ोसी है हमारा, और जापान से भी कुछ एक शब्द हमारे यहाँ हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो इनकी तो बहुत एक लंबी चार्ट है, पूरा तो याद करना हम पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन एक कामता प्रसाद गुरु ने एक चार्ट बनाया है विदेशी शब्दों का। उस चार्ट को हम याद करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन उस चार्ट को हम देखेंगे। और आप ऐसे करना, कल मैं जब इसको बताऊंगा तो हर रोज़ 3-4 दिन देखना, तो आपको याद हो जाएगा, एक ग्रुप में याद हो जाएगा कि हाँ ये कम से कम अरबी वाला शब्द है या नहीं है, फारसी वाला शब्द है या नहीं। उसमें कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे अगर हो पाए तो। और सबसे रोचक बात यह है कि जो नेट के एग्जाम में अगर कभी सवाल आए भी हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसी सूची से आए हैं, उसी चार्ट से आए हैं। तो वो चार्ट हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन शब्दों की लिस्ट बहुत लंबी है, उतना तो हम कहाँ याद कर पाएंगे। लेकिन उस चार्ट को जब देखेंगे, उस चार्ट के अगर भी शब्द हम लोग याद कर लेते हैं ना, तो हमारे चांसेस है कि हमारे क्वेश्चन इस पर जो आते हैं विदेशी शब्दों वाला, वो सही हम कर सकेंगे। तो उस चार्ट को हम कल देखेंगे। कामता प्रसाद गुरु ने जो बनाया है विदेशी शब्दों की एक सूची बनाई है, तो उसको कल हम देखेंगे। तो आज की कक्षा यहीं रहने देते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी हिंदी से जुड़े लोग हों उन तक पहुंचाइए, ताकि उनके सुझाव, उनके जो भी सजेशंस हों, अच्छा हो या मुझे कुछ गाइड करें,
जो भी सजेशंस हो वो मैं ले सकूँ, पहुँचना चाहिए वीडियो और लोगों तक। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे क्लास के साथ, और कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।